हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्टार्टअप क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर आपको यूपी टीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ वीडियोस और प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी में साइंस में दो सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेपरेट कंटेंट जो सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सेपरेटली आपको कंटेंट में दे रहा हूँ। अलग अलग वीडियोस एक से एक आ रही हैं, एक के बाद एक आ रही हैं, और उन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको नोट्स भी कवर करा रहा हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज में मेरा ये वीडियो है यूपी टीजीटी फिजिक्स का, जिसमें हम आज का टॉपिक करने वाले हैं परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी। तो ये वीडियो है चैप्टर परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी से रिलेटेड। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो इस भाग 1 में हम क्या क्या देखने वाले हैं? इस भाग 1 में हम देखने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो हिंदी में अपना एग्जाम अटेंड करने वाले हैं, उनके लिए। इंग्लिश का वीडियो सेपरेट आता है, हिंदी का वीडियो अलग से आता है। तो आपके लिए पूरा कंटेंट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, हिंदी वालों का अलग से और इंग्लिश वालों का अलग से, और प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट सबके लिए अलग अलग। मतलब एक तरह से पूरी तैयारी मेरे चैनल पर मैं अपने आपको करा रहा हूँ। तो रदरफोर्ड का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, कि उसके बाद इन्होंने अपना क्या मॉडल दिया, ठीक है। उसके बाद आता है नाभिकों का वर्गीकरण, कि नाभिक जो है हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, और उनमें आता है समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह के 4-5 कंडीशन है वो हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं फिर अपना टॉपिक रदरफोर्ड का प्रयोग। और रदरफोर्ड का प्रयोग जो था ये था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और इसी प्रयोग की मदद से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो नाभिक की खोज का श्रेय जो जाता है वो जाता है रदरफोर्ड को, ठीक है फ्रेंड्स। और इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है ये आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, आप देखते हैं इन्होंने क्या प्रयोग किया था। तो रदरफोर्ड ने सोने की धातु की पतली पन्नी, लगभग जिसकी जो थिकनेस थी वो 10⁻⁷ मीटर थी, पर रेडियोधर्मी स्रोत से उच्च ऊर्जा के अल्फा कणों की बमबारी की। तो इन्होंने क्या किया कि सोने की एक पतली पन्नी, जैसा आप चित्र में देख सकते हो, ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है। तो ये गोल्ड फॉइल है, इस पर अल्फा कणों की बमबारी कर दी किसी भी एक रेडियो एक्टिव सोर्स से। देखिए, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो भी हम इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में हम रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपना जो मास है, अपना जो द्रव्यमान है, उसको ऊर्जा के रूप में रिलीज करते रहते हैं। तो उसके कारण उनका द्रव्यमान तो घटता ही है। अब जो वो ऊर्जा निकलती है वो अलग अलग टाइप की हमें रेस मिलती हैं, जैसे अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। तो यहाँ बात हो रही है अल्फा कणों की। तो रेडियो एक्टिव सोर्स से इन्होंने अल्फा कण की बमबारी कर दी। किस पे कर दी? गोल्ड फॉइल पे, सोने की एक बहुत पतली पन्नी, उस पर अल्फा कणों की बमबारी कर दी। तो अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण, क्योंकि अभी तक हमारा टॉपिक आया नहीं है, तो अल्फा कण होते हैं डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल। हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं जिन पर 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है, ठीक है। 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है। तो 2 पॉजिटिव का चार्ज होने से क्या मतलब है कि इन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, केवल क्या होता है, केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पतली सोने की पन्नी के चारों ओर एक गोलाकार जिंक, फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी थी। अब इन्होंने क्या कहा, गोल्ड फॉइल के चारों ओर ये एक जो फ्लोरोसेंट की स्क्रीन है, जो ग्रीन कलर की आप यहाँ देख रहे हो एक्सपेरिमेंट में, ये लगा दी। अब ये क्यों लगाई? क्योंकि देखिए, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है ना, तो वो चमक के उठती है, ठीक है। यहाँ देख भी सकते हो, जैसे पार्टिकल टकराते हैं तो ये चमक जाती है, एकदम वहीं से चमक आ जाती है, तो हमें पता लगता है कि कहाँ पार्टिकल वो टकराया। तो जब भी एक अल्फा कण स्क्रीन से टकराता था, उस बिंदु पर प्रकाश का एक छोटा सा फ्लैश उत्पन्न होता था। तो जब भी कोई अल्फा कण इससे टकराया तो वहाँ पर एक प्रकाश का छोटा सा फ्लैश उत्पन्न हुआ, और उससे पता लगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधा आकर के फिर मुड़ के कहीं पर टकरा गया। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ से अगर सीधे आते हैं ये इस लाइन पर, रेड लाइन पे, तो आप देख सकते हैं ये जो अल्फा पार्टिकल है ये बहुत ज़्यादा एक तरह से मुड़ गया। कुछ तो सीधे गए हैं, काफ़ी हद तक तो सीधे गए हैं, लेकिन ये देखिए इधर, ये इधर चला गया तो ये मुड़ गया, और इधर चला गया ये भी मुड़ गया, लेकिन जो सामने जाने वो सीधे हैं। तो इस तरह की घटनाएं इसमें हुई। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने का कारण क्या था वो समझिए पहले। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने का कारण ये था कि इनसे पहले जो साइंटिस्ट थे, थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज जब उन्होंने की थी तो उन्होंने ये बताया था कि भाई जो एटम है वो एक तरह से ना, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं उसको, वाटरमेलन के जैसा होता है, कि जो पॉजिटिव स्फीयर है
वो तो होता है पूरा रेड वाला पार्ट, और उसमें जैसे बीज धसे रहते हैं वाटरमेलन के अंदर, तरबूज के अंदर जैसे बीज धसे रहते हैं, ऐसे उसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। तो कुल मिला के उनका कहने का मतलब था कि जो एटम है एक पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, और उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ये बात थी। तो रदरफोर्ड ये जानना चाहते थे कि अगर वो पॉजिटिव है और मैं अगर उस पर कोई पॉजिटिव कण टकरा दूं तो वो ब्लास्ट होना चाहिए, एक तरह से पत्ती जो पन्नी है गोल्ड की वो फट जानी चाहिए और ये ख़राब डैमेज हो जानी चाहिए, ये इनका आइडिया था। लेकिन हुआ क्या कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो इससे जाके टकरा के सीधे निकल गए। तो यहाँ से प्रयोग का अवलोकन होता है कि सबसे पहली बात आई कि अधिकांश अल्फा कण सीधे पतली पन्नी से होकर गुजरते हैं, मतलब सीधे गुजर जाते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। अब सीधे निकलने से क्या मतलब है, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज आप मान के बैठे कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत कम नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज पे मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव कण ही टकराए, तो दो चीज़ें होंगी, या तो टकराने के बाद ब्लास्ट होगा, ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, ब्लास्ट होगा, नहीं तो ये डिफ्लेक्ट होगा, तो रास्ते पे अपने वापस आ जाना चाहिए, या बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन पार नहीं करना चाहिए। पार ये तभी कर सकता है जब ये चीज़ खोखली हो या फिर यहाँ पे मौजूद ना हो। तो इन्होंने बस ये प्रयोग का अवलोकन किया कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे गुजर गए, और अल्फा कणों का एक छोटा सा अंश छोटे कोणों द्वारा विक्षेपित होता है। अब क्या था, कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं कुछ एंगल बनाते हुए भी डिफ्लेक्ट हुए हैं, आप ये देख सकते हो, एक तो ये वाला और ये जो इधर जाएगा वो वाला, ये सब क्या हुआ, छोटे एंगल भी बनाए। अब छोटे एंगल से मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा कोण बनाने से मतलब क्या होता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल ज़रूर है, तभी तो उनसे रिपल होके ये छोटे एंगल द्वारा विस्थापित हुआ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव उसमें है, ये भी बात क्लियर हो गई। लेकिन अब जो पॉजिटिव है वो कितना छोटा है ये पता लगा अगले एक्सपेरिमेंट से, दैट बहुत कम, लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल पन्नी से नहीं गुजरा और अपने रास्ते पर वापस आ जाता है। लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, सीधे गया और ये अपने रास्ते पर वापस आ गया। तो इससे क्या पता लगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत एक छोटी सी जगह में है, क्योंकि 20,000 में से कोई एक आध ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो अपने रास्ते पर वापस आया था। तो ये सब इन्होंने प्रयोग का अवलोकन किया। अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, प्रयोग का इनका क्या निष्कर्ष निकला, इन्होंने सबसे पहली बात बताई कि परमाणु में अधिकांश स्थान खाली है। थॉमसन ने कहा था कि परमाणु जो होता है पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज का गोला होता है। इन्होंने कहा नहीं, वो ऐसा नहीं है, अधिकांश उसका हिस्सा जो है वो खाली है, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो खुद पॉजिटिव थे वो सीधे निकल गए। सेकेंड पॉइंट आता है धनात्मक आवेश बहुत कम आयतन में केंद्रित है। उन्होंने कहा जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम आयतन में है, बहुत ही छोटे आयतन में है, क्योंकि एक दो ही अल्फा पार्टिकल उससे डायरेक्ट टकराए और वापस आए, बाकी तो इधर उधर भाग गए, केवल एक दो जो है टकराकर सीधे अपने रास्ते पर वापस आए। तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज तो बहुत छोटा सा है। केंद्र घना और कठोर होता है, परमाणु का कुल द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है। और इन्होंने कहा जो वो केंद्र है वो बहुत ही घना है और कठोर है, और उसका जो द्रव्यमान है परमाणु का वो सारा का सारा उसके केंद्र में है, क्योंकि अगर वो घना और कठोर ना होता केंद्र तो उसको भी पार करके अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जाता। लेकिन वो जब केंद्र से टकराया तो उनको ये पता लगा जो ये अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते पे वापस आया, इसका मतलब है कोई हार्ड, कोई घनी, कोई डेंस, उसके मुकाबले ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ केंद्र में मौजूद है। फोर्थ पॉइंट था परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले गए। तो इन्होंने कहा जो ये केंद्र है बहुत छोटी सी जगह में है परमाणु के पूरे आयतन के मुकाबले। और जो नाभिक की त्रिज्या है उन्होंने बताई कि 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है, जो परमाणु त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर के लगभग 1/1 लाखवां हिस्सा होती है। यानी नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या का 1/1 लाखवां हिस्सा होती है, यानी कि बहुत छोटी होती है इन कंपैरिजन टू होल परमाणु, होल एटम के कंपैरिजन में जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसकी जो त्रिज्या है बहुत कम है। तो फ्रेंड्स इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं की थी, इन्होंने केवल न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक जो होता है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, सारा मास उसमें केंद्रित है, ये सब इन्होंने बताया। इन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग से नहीं इन्होंने यहाँ पे बताया था। ये पॉइंट जो थे वो बाद में जुड़े थे। खैर इन्होंने अब उसके अकॉर्डिंग क्या मॉडल दिया, एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके रिजल्ट हो गए, उसके ऑब्जर्वेशन इन्होंने निकाल लिए कि भाई हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया। अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने मॉडल दिया कि एक परमाणु के अंदर धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर एक छोटा सा धनावेशित केंद्र है जिसे इन्होंने नाभिक कहा, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये बाद में जब डिस्कवरी हो गई तब इन्होंने एडिट कर मतलब लिख दिया यहाँ पे कि नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होते हैं, और परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में केंद्रित होता है। यानी परमाणु चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका जो द्रव्यमान है उसके नाभिक के केंद्र में होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के
चारों ओर घूमते हैं। और इन्होंने एक बात कही कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो थॉमसन ने कह दिया था कि उसमें धसे हुए हैं, वो धसे हुए नहीं है, वो उस न्यूक्लियस के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इस तरह का मॉडल इन्होंने दिया। ठीक है, जैसे ये मॉडल जो हमारा फेमस है सबसे ज़्यादा यही दिखाते हैं कि इसमें ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये तो हो गई बात। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ये इन्होंने मॉडल दिया। अब इन्होंने तो मॉडल दे दिया, काफ़ी अच्छा भी था, काफ़ी फेमस भी है। ठीक है, कि जो परमाणु होता है उसके अंदर एक नाभिक होता है, धनावेशित केंद्र है और बहुत छोटा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर घूम रहे हैं। ये हमने 2 पॉइंट सबसे मेन निकाले। लेकिन इनके मॉडल की एक कमी थी। इनके मॉडल में देखिए रिसर्च में कहीं ऐसा कुछ नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहे हैं, या सर्कुलर नहीं है तो उसमें घूम रहे हैं अंडाकार कक्षाओं में, ऐसा कुछ नहीं था। ये पॉइंट जस्ट इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि इन्हें ये बताना था कि इलेक्ट्रॉन तो है तो कैसे मौजूद है, तब इन्होंने पॉइंट बनाया था। तो यही पॉइंट इनके मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। इनके मॉडल की सबसे बड़ी कमी भी यही थी। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां देखते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणात्मक कण है, नाभिक के चारों ओर घूमता है, ये इन्होंने बताई। अतः इलेक्ट्रॉन में त्वरण होता है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल है, जिस पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। अब ये कह रहे जो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अगर वो किसी वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो उसमें त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण तो जरूर होगा अगर कोई चीज़ वृत्तीय मार्ग पर घूमती है। फ्रेंड्स ये भी याद रखना, फिजिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट अगर कोई सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है, ये चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जब इन्होंने कहा कि वृत्तीय कक्षा में घूमता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसमें त्वरण होगा। अब मैक्सवेल का एक सिद्धांत था, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार यदि किसी आवेशित कण में त्वरण होता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित करता है। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई आवेशित कण जिसमें त्वरण हो रहा है, जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, या जो अंडर एक्सेलरेशन है, जिसकी गति हर समय चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यानी इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो ये एक रेडिएशन को रिलीज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करेगा। ये इन्होंने बात बताई। अब जब ये रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऊर्जा को निकालेगा, इस कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटनी चाहिए। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये अपने आप से निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी ऊर्जा घटनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन नाभिक में घिर जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा मतलब रिलीज कर देगा, निकाल देगा सारी, तो उसका जो पाथ है वो छोटा होता जाएगा, रास्ता जो है नाभिक के चारों ओर का छोटा होता जाएगा और एक टाइम पे नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में नहीं गिरता, उसके चारों ओर घूमता रहता है, अगर हम ये भी माने तो ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रॉन का ऐसा क्यों है कि वो नाभिक में नहीं गिरता? तो मॉडल इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे स्थित है और इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, तो नाभिक, ये जो मॉडल था ये नहीं बता पाया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये चारों ओर कैसे घूम रहे हैं, कैसे ये एक बिल्कुल वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं और इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही, इनकी एनर्जी कहाँ से मिल रही कि नाभिक जो रास्ता है इनका छोटा नहीं हो रहा और ये नाभिक में नहीं गिर रहे। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल ये सब चीज़ें नहीं बता पाया था। तो कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो नाभिक पे कॉन्सेंट्रेटेड था, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सही जानकारी हमें नहीं दे पाया था, ये मेन है। अब चलते हैं, देखिए नाभिक के प्रकार, नाभिक का वर्गीकरण। जो नाभिक का वर्गीकरण है उससे क्या मतलब है, क्योंकि देखिए रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, इसलिए आता है नाभिक का वर्गीकरण। नाभिक का वर्गीकरण है कि मतलब एक तरह से एटम के अंदर नाभिक किस तरह का है, उसके अंदर क्या क्या खास बात है, तो उसके अकॉर्डिंग ये निकल के आए थे समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये एक ही एटम के हैं, ये अलग अलग एटम के भी हो सकते हैं और एक तत्व के भी हो सकते हैं। तो ये सब टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सबसे पहला टॉपिक आता है समस्थानिक और या समप्रोटॉनिक। तो इन्हें हम समस्थानिक भी कहते हैं, समप्रोटॉनिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये कहते हैं ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। सबसे पहली बात है ये एक ही तत्व के परमाणु हैं, यानी कि एक ही तत्व इनमें है और तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ऑलमोस्ट सेम होगी रेडियो एक्टिव को छोड़ के।
इनकी जो परमाणु संख्या है वो समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ये कह रहे हैं तो एक तत्व के परमाणु, तो जाहिर सी बात है परमाणु संख्या तो एक ही होनी है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के देखते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1S3। तो 1H1 वाले को हम कहते हैं प्रोटियम, इसका नाम है प्रोटियम। सेकेंड वाला जो हमारा 1H2 है इसका नाम है ड्यूटीरियम, और जो हमारा थर्ड वाला है इसका नाम है ट्राइटियम। ठीक है, अब ये जो ट्राइटियम है इसका मैं बता दूं, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। कैसा आइसोटॉप्स है? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के हैं, लेकिन अगर हम इनके परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो तो सेम है, 111, तीनों में एक ही है। लेकिन अगर मैं परमाणु भार की बात करूं, द्रव्यमान संख्या की बात करूं, वो तीनों में अलग है, एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आती है कि जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के परमाणु है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, अलग अलग होती है। अब देखते हैं कार्बन के आइसोटॉप्स। तो कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, 6C12, 6C13, 6C14। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 इन्हें कहते हैं। अब जो कार्बन 14 है इसमें वो एक रेडियो एक्टिव है, कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव कार्बन का आइसोटॉप्स है। बात करते हैं ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स की। तो ऑक्सीजन के केवल 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है 8O16, एक होता है 8O18। ऑक्सीजन 16 इसे कहते हैं और ऑक्सीजन 18 इसे कहते हैं। उसके बाद क्लोरीन के भी 2 हैं, एक होता है 17Cl35 और एक होता है 17Cl37। ठीक है, तो एक क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के 3 देखे और हाइड्रोजन के भी 3 देखे। इस तरह से बाकी सबके भी बहुत बहुत ज़्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं। तो ये होता है समस्थानिक जिनमें परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है और ये एक ही तत्व के होते हैं। अब बात करते हैं समभारिक, जिनमें भार समान होता है। तो ये विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्व के परमाणु हैं। ठीक है, और इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न समान होती है और परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो ये कैसे होते हैं? देखिए इसमें देखिए आर्गन और कैल्शियम। अगर मैं आर्गन की बात करूं तो इसका जो जेड है एटॉमिक नंबर है वो कितना है 18, और अगर मैं मास नंबर ए की बात करूं तो वो कितना है 40। और मैं अगर कैल्शियम की बात करूं तो इसका जो जेड है, जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है वो है 20, और अगर द्रव्यमान संख्या की बात करूं तो वह है 40। तो यहाँ 40 जो है वो तो सेम है, द्रव्यमान संख्या जो है वो समान है, दोनों में 40 है। लेकिन अगर मैं परमाणु संख्या बात करूं तो वह अलग अलग है, 18 AR है और 20 कैल्शियम के है। तो इनको आपस में हम क्या कहेंगे? इनको आपस में हम कहेंगे संभारिक। क्या कहेंगे? संभारिक। तो ये आपस में क्या है? ये संभारिक है जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु संख्या अलग अलग होती है। उसके बाद आते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब समान इलेक्ट्रॉन वाले, बस यही है। तो ये वे तत्व यौगिक या आयन हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी एक ही तत्व के परमाणु में तो मुश्किल है, 2 तत्वों में हो सकती है, 2 यौगिक में हो सकती है या आयन्स में हो सकती है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब चाहे ये यौगिक हो सकते हैं, आपस में तत्व हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो Ne नियॉन, Na पॉजिटिव सोडियम आयन, Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन, Al3 पॉजिटिव, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सभी में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये कैसे हैं बताओ? ये सभी जो हैं वो कैसे हैं? ये तत्व या फिर तत्वों के आयन्स हैं। ठीक, तो ये सभी कैसे? इनमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इन्हें कह सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम इन्हें कह सकते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो समान होती है, चाहे वो आयन हो, चाहे तत्व या यौगिक। अब हम बात करें अगर NH3 की, तो NH3 देखिए एक यौगिक हो गया जिसमें कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के हैं। तो 7 और 3 10 हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है। और अगर हम बात करें H3O पॉजिटिव की, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव के कारण ऑक्सीजन क्या करता है? एक लॉस कर देता है, और इसमें रह जाते हैं 7 ऑक्सीजन के, क्योंकि 8 होते हैं, एक लॉस कर दिया, 7 रह गए, 7 और 3 10 हो गए, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दीज स्पेसीज आर आल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हम ये देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि तत्व या यौगिक और जो हमारे एक तरह से पॉलीएटॉमिक आयन है आपस में क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अब बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो ये वो तत्व यौगिक के आयन हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब ये कौन सा होता है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है? जैसे कि देखिए लिथियम और बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम में अगर मैं देखूं तो इसका Z कितना है? जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो निकालने के लिए बता देता हूँ। जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है वो हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं A - Z, परमाणु भार
परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है, इस तरह से निकालता है। तो अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो 7 - 3 दैट इज 4, और बेरिलियम की अगर बात करूं तो 8 में से 4 गई, ये भी 4 बचा। तो इनके देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो दोनों बराबर हैं। न्यूट्रॉन जो है दोनों में कितने हैं, 4 हैं, जो कि बराबर हैं। अगर मैं 1s3 और 2He2 की बात करूं तो इनमें भी कितने कितने न्यूट्रॉन हैं, इनमें भी 2 न्यूट्रॉन है। आप जो ऊपर बड़ी संख्या लिखी है वो 3 जो है हमारा द्रव्यमान संख्या है, नीचे वाली हमारी परमाणु संख्या है। तो आप इन दोनों को घटा लो, 3 में से 1 या 2 बचे। तो इस तरह से न्यूट्रॉन इनमें भी 2 हैं, ये सम न्यूट्रॉनिक है आपस में। इसी तरह से सोडियम और मैग्नीशियम की अगर बात करूँ तो इन दोनों में 12 न्यूट्रॉन है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें देखी, नाभिक का वर्गीकरण देखा और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा। फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अपनी तैयारी कीजिए। बहुत अच्छे से तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। और इसके साथ मैं फ्रेंड्स एडवाइस देता हूँ आपको अपने पर्सनल तरीके से नोट्स बनाने की। शॉर्ट में नोट्स बनाइए और आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।